बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। शायद मेरे पस मंज़र में आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो मकान है, ये वो जगह है जहाँ पर साबिक़ MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का, अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो अब हम में नहीं रहे, ये उनकी रिहाइशगाह है। इस घर में, इस बिल्डिंग में जाने से पहले आपको तख्तियाँ नज़र आती हैं। उनके वालिद साहब का नाम है शेख लियाकत हुसैन, उनके भाई डॉक्टर इमरान लियाकत हुसैन और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, और उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम भी यहाँ पर मौजूद है। महमूदा सुल्ताना हाउस के नाम से ये घर है। लेकिन अब इस घर के मकीन नहीं हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इस घर में रह गया हो। जहाँ से इन्होंने अपनी ज़िंदगियों के सफ़र शुरू किए थे, ये सब मनो टनो मिट्टी तले नीचे चले गए हैं। ना आमिर लियाकत हुसैन साहब रहे, ना उनके वालिद, ना उनकी वालिदा। और अब जो सूरत हाल है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से, वो बड़ी ख़तरनाक है। मामला ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर शख्स को जिसके साथ वो बैठते थे, जहाँ जहाँ वो जाते थे, ऐसा लगता था वो एक कारवां लेके साथ चल रहे हैं, और हर शख्स उनके होने से फ़ायदा ही उठाता था। इसमें दो राय नहीं है। मैंने अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने बहुत सारे लोगों को जगह भी दी और साथ साथ बहुत सारे लोगों को हीरो भी बना दिया जो शायद कुछ नहीं थे ज़िंदगी में। लेकिन आज उनकी मौत के बाद भी मैं ये देख रही हूँ कि चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो फेसबुक हो, या वो फिर सोशल मीडिया हो, या फिर आम जिंदगी में लोगों की बातचीत, वो सब आमिर लियाकत हुसैन को बेच रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। क्योंकि लोगों को शायद ये अंदाज़ा हो गया है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं, उनके बारे में जब आप बात करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। आमिर लियाकत हुसैन कौन थे, कैसे थे। मैंने सोचा कि ज़रा यहाँ आज के कुछ लोगों से यहाँ पे बात करूँ। उतरते होंगे, चढ़ते होंगे, गाड़ी लगती होगी यहाँ पर, लेकिन उनकी मौत के बहुत सारे हक़ाइक़ और पहलू अभी भी छुपे हुए हैं। कहा जा रहा है कि एक वकील है, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन उनकी जो अहलियाँ हैं और जो उनके बच्चे हैं, ख़ासकर बुशरा बीबी, वो ये कह रही हैं कि हम ये नहीं करेंगे, पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। और देख रहे हैं हम कि उसको बार बार इस सूरत हाल पर बातचीत भी हो रही है। लेकिन हक़ाइक़ कहाँ तक पहुँचे हैं, सूरत हाल क्या है। मैं सबसे पहले, हमारे जो रिपोर्टर हैं अली रज़ा, वो शुरू दिन से, यानी पहले दिन से जब ये इंसिडेंट हुआ था, वो यहाँ पर आए थे, इन्हीं दरवाज़ों से गुजर के अंदर गए थे, हालात देखे थे, क्राइम सीन देखा था, यानी जहाँ जो हुआ था वाक़या वो देखा था। अब अली से आज मैंने वक्त लिया कि ज़रा अली हमें बताएं और समझाएं कि मामलात कहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कि आज तक उसको डिस्कस किया जा रहा है। आमिर लियाकत साहब सुपुर्द खाक कर दिए गए। असल इम्पोर्टेंट सनाबाजी, मैं ये इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि जो तहकीकात तफ्तीश होनी चाहिए, उस मामले के ऊपर तफ्तीश बिल्कुल नहीं हो रही। मैं बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, या जिस तरह हम अपना काम करते हैं, मामला क्या है, मामला ये है कि किस तरह एक शख्स ज़हनी दबाव का शिकार हुआ, किस तरह पूरी सोशल मीडिया के लोगों ने उसके ऊपर ट्रेंड बनाए, उस पर मीम्स बनाई और उसको इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार कर दिया कि ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कह रही है कि 3 दिन तक वो किसी से मिल नहीं पा रहा था उस मुतनाज़ा वीडियो की वजह से जो सोशल मीडिया के हर बच्चा शेयर कर रहा था और मजाक उड़ा रहा था। अब मामला क्या है, मामला ये है कि जो भी लोग कानूनी कार्रवाई के अंदर जा रहे हैं, वो एक मामला के ऊपर गौर नहीं कर रहे। अभी तक किसी शख्स ने भी एक एप्लीकेशन जो है वो दायर नहीं की है FIA साइबर क्राइम को कि मामला क्या है। आप पार्टी बना रहे हैं पुलिस को, आप शक का इज़हार कर रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है हमें शक है कि जो है ये इनकी मौत वाक़ई हुई है या इनको मारा गया, या पोस्टमार्टम करवाएं। अरे भाई, FIA साइबर क्राइम को पहले ये तो पूछो जो आया है, जो हर जगह पता है कि वो ज़हनी दबाव क्यों। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और अब इनके मुलाजिमीन जो मौजूद थे, 3 मुलाजिम थे, मैं आपको बता दूं, एक इस्लामाबाद के मुलाजिम को बुलाया यहाँ पर कि भाई तुम आ जाओ, मैं फेस नहीं कर सकता, मैं जहाज़ पर ट्रैवल नहीं कर सकता, हम बाय रोड जाएंगे। एक शख्स की ये हालत हो गई थी, ठीक है। उसके ऊपर क्या मामला है कि ये जो वीडियो है ये किसने लीक की, ये कैसे गई, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब तक इसके ऊपर बात, क्योंकि मैं बताऊं, इन्वेस्टिगेशन में जो मुलाजमीन उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया कि आमिर लियाकत रोते थे, कहते थे कि मैं कैसे फेस करूंगा दुनिया को, कैसे लोगों से मिलूंगा, अपने रिश्तेदारों, अपनी बेटी। ये बहुत बड़ा एक सदमा होता है कि दुनिया, उनको पता है कि उनकी दुनिया ने उनकी वीडियोस और वो वायरल हुई हैं मुतनाज़ा किस्म की, और उसके ऊपर अभी तक ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। क्योंकि देखें, 2 तरीके होते हैं। अगर मोबाइल सिम
यानी कि सिम के ज़रिए कोई भी क्राइम लगता हाँ, है बिल्कुल ठीक है। वो पुलिस के डोमेन में आ ठीक जाता है। बट कोई भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू हुई है, साइबर क्राइम उसको साइबर क्राइम FIA लेके तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा जो इतने अहमियत के हामिल और दोस्त और उनके अहबाब बन रहे हैं, यार एक FIA में दरख्वास्त लगा दो, इन्वेस्टिगेशन शुरू ये तो important बात है वो ताकि पता वीडियो चले। कौन किसने कहाँ से लीक हुई है। और ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन थी अली, क्योंकि जिस वक्त ये वाक़या हुआ बहुत सारे लोगों के लिए आप समेत और हम समेत भी बड़ा शॉकिंग था, लेकिन मेरी इत्तला थी कि आप अंदर तक पहुंच चुके थे और आपने जाकर वो सारा सीन देखा, क्योंकि पुलिस के साथ ही थे, आप एंटर हुए थे। जो सिचुएशन थी वहाँ पर, क्या आपने किसी हद तक जब उनकी बॉडी थी किसी किस्म का कोई तशद्दुद का निशान, कोई ऐसी चीज़ थी जो बड़ी लोग झूठी और सच्ची बातें वायरल कर रहे हैं ना, बेवजह की बातें देखिए जो हमारी पुलिस से बात हुई और जो क्राइम सीन के यूनिट के लोगों ने इधर से इन्वेस्टिगेट करके चीज़ें शवाहिद अपने कब्जे में लिए, उसमें एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे एक एक्सरे जो है बड़ा वायरल हो रहा है। हाँ। हमने तस्दीक की पुलिस से, क्योंकि हम अपने पास से कुछ नहीं जला सकते, हम बोलते हैं जी ये उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है। Okay, that was fake, मगर ना? हाँ, that was fake, ठीक है। बट मगर मसला क्या है सनावाजी, देखिए बात ये है कि अभी तक वजह मौत का तयन नहीं हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उनकी फैमिली कहती है, मगर अभी भी 29 तारीख एक हेयरिंग है जिसमें ये फैसला होगा कि जी होना है, और अभी फ़िलहाल रोक दिया गया क्योंकि बुचरा साहिबा जो हैं वो अभी सामने आई हैं। मगर इस पूरे सिनेरियो में एक और अहमियत की हामिल बात है, वो ये है कि अब आमिर लियाकत की जो जायदाद है वो किसके हिस्से में आएगी, क्योंकि अभी ये डिबेट हो गया, क्योंकि अभी ये डिबेट का हिस्सा बन गया ना। एक शख्स है उसका इंतकाल हुआ या जो भी मामला है वो अब पीछे चली गई है, अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दानिया इस वक्त पुलिस से जो हमारी बात हुई, हमने कहा जी इनके वारिस बताएं, तो पुलिस बताती है कि अब तक हमें कोई ऐसा वारिस 3 के अलावा नहीं मिल सका। उस 3 में कौन लोग हैं? एक उसका बेटा आमिर लियाकत का, ठीक है, उनकी बेटी दुआ और तीसरी दानिया, जिसके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो उनकी तीसरी अहलिया थी। अब मामला ये है कि कोर्ट जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने जब दिया तो बुशरा साहिबा का तलाकनामा उनको नादरा से मिल गया, तूबा का मिल गया, मगर इनका नहीं मिला, क्योंकि वो अब तक फाइनल पोजीशन में नहीं आया था। और अब उनके बयान भी जैसे सोशल मीडिया पे सामने आए कि जी वो हम वापसी की तरफ थे। 3 लोग उनकी जायदाद के भी दावेदार हैं, जिसमें दानिया शाह और उनके 2 जो बच्चे हैं आमिर लियाकत साहब के मरहूम के, वो दावेदार हैं। मैं इस वक्त आमिर लियाकत हुसैन साहब की रिहाइशगाह की तरफ, मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब की रिहाइशगाह की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें शायद उस तरह से होती नहीं हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हकीकतन इतना ज़्यादा बेहतर था नहीं, क्योंकि हम यहाँ कराची में रहते हैं तो हमें अंदाज़ा है ये बाकायदा पूरी चीज़ें जो हैं आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको ढाला, इस पूरे कॉरिडोर एरिया को। और ज़ाहिर जब इंसान कहीं रहता है तो उन चीज़ों की मुनासिबत से अपनी चीज़ों को सही और बेहतर करता है। मैं यहाँ पर अली रज़ा भी नज़र आ रहे हैं। अली साहब, दरवाज़ा ये वाला ओके। लेकिन ये पैसेज है जिसके अंदर कोई हवा का कोई तरीका है नहीं, हाँ, और जनरेटर बाहर ही रखा हुआ था। तो ये एक सिचुएशन थी कि लाइट नहीं है और वो सो रहे थे, बताया गया था, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उसके बाद अब अंदाज़ा कर लें कि बिजली की क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि बहुत अच्छा, ये कैमरा दिखा भी रहा है कि ये तो इस वक्त आपको पता है सील्ड है पूरा इनका घर, लेकिन जिस तरह से अली मुझे बता रहे हैं, अली अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे एक शक जो बात आ रही है कि ज़ाहिर जब सफोकेशन होती है आदमी को और ज़्यादा ड्राउजी, खड़ी नहीं हो सकती, हाँ, बहुत शदीद गर्मी है ना, गर्मी भी है और सांस लेने में भी मसला हो रहा है। तो ये एक स्पेस है जहाँ पर पुलिस ने अच्छा, मैं कहती, अच्छा यहाँ जनरेटर रखा हुआ था, बाहर जनरेटर रखा हुआ था और जनरेटर ने काम करना छोड़ दिया, पेट्रोल खत्म हो गया था। ओके। तो अली यहाँ पे ऊपर रिहायशी लोग रहते हैं, रिहायशी लोग हैं। एक वकील हैं जो जिन्होंने जिनका बयान बड़ा वायरल हुआ था, जिन्होंने सिचुएशन जाके पानी वानी डाला था। अच्छा, ये वॉशरूम वगैरह का एरिया है जो आपको मैं दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ये पूरा अहाता उन्हीं के ही मतलब उनके प्रीमिसेस एरिया था। बहरहाल अब आमिर लियाकत साहब तो नहीं रहे, उनकी जो चीज़ें हैं वो भी ऐसे के ऐसे ही हैं। अभी अली साहब हमें बता रहे थे कि अब उनकी जायदाद पे तनाज़ा है और बच्चे लेंगे या तीसरी अहलिया के नाम जाएगी। बहरहाल अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मैंने आकर बात करने की कोशिश की है, लेकिन मामला ये है कि लोग ज़ाहिर है इस सारे वाक़े के बाद थोड़ा डिप्रेस भी हैं और परेशान भी हैं। मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही थी आपको। मैं जब इस बिल्डिंग की तरफ आई हूँ
तो मैंने देखा कि ये सारा स्ट्रक्चर जो है, अली ये तो काफ़ी बुसीदा भी है बिल्डिंग, है ना? पुरानी बिल्डिंग, हाँ बोसीदा है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ना? तो अच्छा, एक सवाल ये लोगों के जहन में था कि ये आमिर लियाकत साहब का, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि ये चीज़ें वायरल हो रही हैं इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ। लोगों ने कहा कि उन्होंने ये इसको एक स्केप अपना बनाया हुआ था, यानी छुपने की जगह थी उनकी, क्या ऐसा कुछ था या नहीं? छुपने की जगह तो नहीं, ये उनके ये बेसिकली ट्रस्ट की एक जगह है जी, जो अभी भी क्लेम करती हैं कि वो उनकी एनजीओ जो थी महमूदा सुल्ताना, उनके नाम पर जो है वो है और रिहाइश इख्तियार की हुई थी। ओके, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था जैसे लोग कह रहे हैं। देखिए बातें तो बहुत सारी चल रही हैं सनाबाजी, हाँ। बहुत कुछ चल रहा है, हाँ। मगर हम चाहेंगे कि अब वो रूमर्स और उन चीज़ों को कम से कम जो है वो ख़त्म होना चाहिए और यहाँ से हम वो बात करें जो ऑथेंटिक हो, जो हमें कन्फर्मेशन ली हुई हो। बिल्कुल ठीक है, असल बात यही है जो अली साहब ने कही कि एक तो साइबर जो है क्राइम, उसको एक्टिवेट होने की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि मैं इतना ऊपर चढ़कर इसलिए आई थी कि मैं आपको थोड़ा ये भी दिखा सकूं कि जिस जगह वो शख्सियत रहती थी वो कोई इतने हाई फाई नहीं थी, गो के उनके एक दो जगहों पर और भी मकानात के बारे में हमें इल्म है कि उनके घर थे वहाँ पर, लेकिन बहरहाल जब वो आखिरी दफ़ा थे तो वो इसी जगह पर उनकी सुकूनत थी, वो यहीं रह रहे थे। यहाँ पर जो रिहायशी हैं, अब उनका ये कहना है, जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जी हम अभी मज़ीद उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में बात नहीं करना चाहते, एक वाक़या हो चुका है। वेलकम बैक नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि अब मैं आपकी मुलाकात उस शख्स से करवाऊंगी जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के हवाले से इस वक्त बड़ी मैं समझती हूँ कि ख़बरों में है और उनके हवाले से बात हो रही है। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल अहद खान साहब, आप एडवोकेट हैं। जी वालेकुम सलाम, मैं एडवोकेट हूँ, एनरोल्ड और लाइसेंस प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ हूँ। अच्छा, आज सब बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के मामले में आपने ये प्ली ली है कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, किस हैसियत से और किन बुनियादों पर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की चीज़ है कि इस प्ली को लेने के पीछे जो मेरा बैकग्राउंड है और जो ग्राउंड है वो बहुत सॉलिड है कि जो इनिशियल इंटेरोगेशन पुलिस की हुई है उसमें बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर आप इंटरनेट को देखें तो कहीं ये सर्कुलेट कर रहा है कि उनकी मौत के बाद उनकी जो एक्सरे आया है उसमें उनकी जिस्म की कुछ हड्डी टूटी हुई थी। अच्छा। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इतने जहनी दबाव में थे कि उस जहनी दबाव को बर्दाश्त ना कर सके वो और उनकी फौतगी हो गई। उसके बाद अगर आप ये देखें तो जो उनके नौकर हैं, मुलाजमीन, उनके स्टेटमेंट में तजाद है। अच्छा। कुछ इंटेरोगेशन के अंदर ये भी बयान सामने आए हैं कि मौत से कबल उनके कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अच्छा। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो गई उसके बाद ये प्ली सिर्फ मैं नहीं ले रहा, 9 तारीख को उनका इंतकाल हुआ, 10 तारीख को ऐसे जो ब्रिगेड पुलिस स्टेशन ने सिमिलर एप्लीकेशन ऑनरेबल 20 जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में मूव की और उन्होंने भी ये कहा कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। उसके बाद जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जिन साहिबा ने किया, जिन मोहतरमा ने किया, उनका नाम डॉक्टर सामिया है, उन्होंने अपनी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम के बगैर कोई कॉज ऑफ डेथ असरटेन नहीं होता। ठीक है। और उन्होंने लाजमी करार दिया कि पोस्टमार्टम करवाएं। तो जितने भी वहाँ पे अथॉरिटी के रेलिवेंट लोग थे उन लोगों ने उन सबका ही कहना था। उसी तरह मैं बीइंग अ प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत का इंतकाल हुआ जिसके अंदर सस्पिशियस एलिमेंट है, गैर मामूली मौत लग रही है, तो उसकी तहकीक होनी चाहिए थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, उन साजिशी अनासर को सामने आना चाहिए कि अगर ये मौत, इस मौत के पीछे, इस इंतकाल के पीछे कोई साजिश शामिल है। आज ये कह रहे हैं लोग कि आपने सिर्फ थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, फेमस होने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का नाम जिस किसी के साथ जुड़े वो ज़िंदगी में भी यही मामला था और उनकी मौत के बाद भी यही मामला है। आप सस्ती शोहरत के भूखे आदमी हैं, लोग ये कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मैंने दरख्वास्त लगाई, अगर मैं सस्ती शोहरत का भूखा हूँ, मैंने दरख्वास्त लगाई, तो इस पे जज का एक पूरा जुडिशल ऑर्डर आया है। ठीक है, अगर मैं दरख्वास्त लगा रहा हूँ तो इस पे जज साहब ने भी तो कुछ सोच के ऑर्डर किया है ना। या अगर मैंने सस्ती शोहरत के लिए किया है तो क्या ये वही लोग क्या जुडिशरी में भी ये इल्ज़ाम लाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो उस ऑर्डर के अंदर साउंड रीजनिंग मौजूद है, लीगल रीजनिंग मौजूद है।
अगर आप 174 176 का स्कोप देखें ज़ाब्ता फौजदारी का, जी। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मौत सस्पिशियसली किसी मौत के अंदर सस्पिशियस एलिमेंट इन्वॉल्व है या वो अननेचुरल तो लग रही है interrogate होनी चाहिए, तो इंटरोगेट उन्हें। होनी चाहिए। उसके बाद 176 सब क्लॉज 2 के अंदर कोई स्ट्रेंजर भी ठीक है। हाँ 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 इस ये- एप्लीकेशन को मूव कर सकता है। ठीक है। हाँ, लेकिन अब इसी में एक और सवाल है। देखिए, उनकी फैमिली ने कंप्लीट डिनाई किया फर्स्ट डे से, 9 तारीख के बाद से ही जब ये मामला शुरू हुआ, पहले ही दिन उनके जो बेटे हैं अहमद, उन्होंने फिर उनके घर से ये इत्तलात आई कि उन्होंने सख्ती से मना किया कि जी हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो। तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो कह रहे हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है। कल भी देखें जब मामला हुआ कोर्ट के अंदर 1-2 रोज़ पहले, तो उन्होंने यही कहा कि मामला ये है कि हम नहीं चाहते, और उन्होंने उसको होल्ड कर दिया। 29 को दोबारा हेयरिंग लगी हुई है। लेकिन आप क्यों इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जबकि फैमिली अलाउ नहीं कर रही? पहली चीज़ कि मैं उनकी फैमिली के, उनके लीगल एयर्स की जज्बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। दूसरी चीज़ ये लोगों को समझना पड़ेगा, जब किसी की मौत वाक़ई हो जाती है ना, तो उसका जिस्म, आपको उनसे ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा ना, उनकी फैमिली से ज़्यादा? मैं आपको रीज़निंग बता रहा हूँ ना, मैं नहीं कह रहा मुझे उनसे ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन जब कोई मौत वाक़ई होती है तो वो जिस्म जो होता है वो रियासत की मलकियत होता है। अदलिया, इन्वेस्टिगेशन, अथॉरिटीज़, लॉ, ये सब चीज़ जज्बात से ऊपर की बातें हैं। अच्छा, ठीक है, एक मैं जज्बा, आप एक एडवोकेट हैं, आप बताइए, खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ये वाक़या पेश आता है, उसकी फैमिली मना करती है, तो उसकी फैमिली को हटाकर सामने से या उनके मर्जी के खिलाफ ये काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त है, और कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ये ऑर्डर पास हुआ। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल भी है ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स का कि अगर फैमिली मना कर रही हो या वो ये प्ली ले रही हो, कब्र की बेहरमती होगी, लाश की बेहरमती होगी, या फैमिली करवाना नहीं चाह रही हो, ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन को रोकने का, पोस्टमार्टम को रोकने का कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। क्यों? एक फैमिली नहीं चाहती इस तो वो पर क्यों जजमेंट्स करवाएं? मौजूद है। अच्छा। इस पे बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है, और ये जजमेंट भी मौजूद है कि ज़रूरी नहीं कि फैमिली मेंबर ही आप करवाए। एक मुतनाज़े शख्सियत जो रही आमिर लियाकत साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े तनाज़ात में घिरे रहते थे, तो आप उनकी मौत को भी तनाज़ा बना रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि ये मज़ीद प्रिवेल करता रहे, मामला चलता रहे, सालों चले, महीना चले, आपकी भी शोहरत होती रहेगी, साथ साथ लोग आते रहेंगे, पूछते रहेंगे, हाथ साहब केस कहाँ तक पहुँचा, सर आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, मतलब ये सब उसी के लिए हो रहा है। ये सब चीज़ें क्या सर आई हैं, और मुझे नहीं पता, ये तो आप सोच रही हैं। नहीं, मैं नहीं सोच रही, लोग कह रहे हैं आपके बारे में, जो मैंने लोग कुछ भी भी नहीं कहा। जो लोग भी सोच रहे हैं, तो देखें मेरे ख्याल से वो गलत सोच रहे हैं। अच्छा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ। क्योंकि अगर मैं गलत आपको हूँ, ये जब मैं ये कर रहा हूँ, तो हाँ। क्या एसएचओ साहब भी ये क्या सस्ती शोहरत के लिए कर रहे थे? अच्छा। क्या जज साहब ने भी सस्ती शोहरत के लिए किया है? हाँ। और क्या अभी आपको- तक, और इतने जो इंटरनेट पे जो चीजें सर्कुलेट कर रही हैं, क्या वो सब लोग भी सस्ती शोहरत के बहुत लिए कर सारे रहे लोग हैं? तो सस्ती शोहरत कर रहे हैं और आज, बहुत सारे लोग इस पे हाँ। ये भी कह रहे हैं कि हाँ। होना चाहिए, अच्छा। करवाएं, हाँ। क्योंकि कब तक ऐसा ये मुल्क पे चलता रहेगा कि कोई भी शख्स जो है वो इस तरीके से, उसकी एक सस्पिशियस मौत डिक्लेयर होगी, उस पर कोई इंटेरोगेशन नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उस पर कोई तहकीकात नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं ये ये पूछना चाह मामला रही वैसे भी हूँ, मेरे आपको ये आइडिया किसने दिया कि पोस्टमार्टम के हवाले से आप प्ली लगाएं? ये भी कहीं ना कहीं से तो आपको आया होगा ना? देखें, कल जो समात हुई है, जो पेशी हुई है, उसमें कुछ लोगों ने ये कहा है कि मैं जो हूँ शायद डॉक्टर सामिया का प्लांटेड आदमी हूँ। हाँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ। हाँ। मैंने कानून पढ़ा है, मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर हूँ। ठीक है, मैं प्रैक्टिसिंग सिविल लॉयर हूँ, तो मैं लॉ को तो आपको प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो अच्छा, एक मिनट। मैंने कानून को जानते हुए किया है ना। ओके। कानून के खिलाफ तो कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता था कि आप कहते हैं कि भाई साइबर विंग जो है, साइबर क्राइम विंग जो है, वो भी इन्वेस्टिगेट करे और वो भी पता लगाए कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उसकी वजह से क्या हुआ? आपने तो डायरेक्ट जाके पोस्टमार्टम के हवाले से प्ली डाल दी ना, कि आप उधर डाल देते, एक पिटीशन वहाँ पे भी डाली जा सकती थी। कल की जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग हुई है, उसमें उनकी फैमिली की जानिब से ये खुद कहा गया कि वो साइबर क्राइम जा रहे हैं। ठीक है, नहीं, आप तो नहीं गए ना। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन की सूरत तो हाल थी, आप चाहते थे कि इंटेरोगेशन हो, तो आपको वहाँ पे जाना सीधा। उसके लिए सबसे पहला स्टेप यही था, मैं आपको बता रहा हूँ, कि पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के अंदर ये वजूहात सामने आएंगी पहले कि उनकी मौत किस वजह से हुई। ओके। फिर आप 322 की कार्रवाई करवाएंगे। 322 ताजीरात पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अगर मैं कोई इलीगल एक्ट करता हूँ, उस इलीगल एक्ट में मेरी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी का कत्ल कर रहा हूँ, लेकिन उस इलीगल एक्ट से किसी की मौत हो जाती है, तो उसके ऊपर 322 का मुकदमा बनता है। आप समझ रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र कुशाई होनी चाहिए और उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम बिल्कुल होना चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जब कानून आपके इस ख्याल चीज की बात ये ना, दूसरे लोगों के एहसास भी जुड़े हुए ना, हज़ार लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो कह रहे नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ बिल्कुल मेरे गलत ख्याल बात की है। बात नहीं है, ये कानून में लिखा हुआ है,
ये चीज़ कानून के तहत हुई है, ज़ाब्ता है, फौजदारी के ऐसे तहत हुई बहुत सारे। है, आइन के तहत हुई है। या तो आप एक काम करें ना कि इस तो मुल्क के इसके आइन को बाद- खत्म कर दें। नहीं, एक मुझे एक बात है, इस तरह तो हजारों मौतें हो रही हैं लोगों की, तो आप सबकी इन्वेस्टिगेशन करवाने और सबके पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी आप ले मेरे रहे हैं। ख्याल से जो लोग मेरे पास इस तरह के केसेस लेकर आते हैं, मैं उनकी मदद बिल्कुल करता हूँ। या आप सिर्फ प्रोफाइल केसेस के ऊपर जा रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाऊंगा इस मामले में? बिल्कुल भी थोड़ा- नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा कि मैं प्रोफाइल केस की तरफ जा रहा हूँ। मैं इस तरह के दीगर जो भी लोग मुकदमा आज तक लेकर आते कितने हैं, केसेस जीते हैं आपने? ये बताना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। और हारे कितने? ये चीज़ें भी बताना जरूरी नहीं है। इसका इस इंटरव्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन और क्या इसका सम- इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझते हैं कि इसके बाद आपको मजीद अच्छे केसेस मिलेंगे? मैंने ये भी नहीं सोचा, मैंने ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगाई। प्रैक्टिसिंग लॉयर तो सोचता है ना ये चीजें। मेरे ख्याल से इस केस अच्छा, आप- के ओके। बगैर भी मेरा करियर बहुत ब्राइट था। अच्छा। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के LLB ग्रेजुएट हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये फरमाइए कि बहुत सारी फिल्मों में लोग फैसिनेट होकर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देखते हैं और वो कहते हैं कि जी कुछ वकरा करो ताकि कुछ हो जाए, तो ये वाला ख्याल तो है ना? नहीं, ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक जुडिशल ऑर्डर है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट नहीं, मैं होगा। आपके हवाले से पूछ रही ये कोई फिल्म नहीं है, ये जुडिशल ऑर्डर है, ये टोटल एक कानून के तहत की गई चीज़ है जो एग्जीक्यूट होगी ठीक है। अगर इन केस ये हाई कोर्ट में प्रिवेल करती एंड है। हाउ मच यू आर कहना चाहिए कि ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि ये 100% हो जाएगा, टेकअप हो जाएगा, चलेगा मामला, वो क्या है इसके बारे में? मेरे ख्याल से अब ये पिटीशन हाई कोर्ट में गई है, अब मैटर सब जुडिस है, Okay. तो उसके हवाले से कोई भी क्या सराई करना, रिमार्क्स पास करना तो गलत होगा, लेकिन हम इसे कंटेस्ट करेंगे। हम इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसमें जो इंसाफ के तकाजे हैं, इन्वेस्टिगेशन का दायरा आप कार जो उनकी है, फैमिली को कन्विंस कर सकेंगे, उनकी फैमिली को? मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मैं उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी फैमिली के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक और बात कही कि जो कानून है, इन्वेस्टिगेशन है, अदलिया है, ये सब चीज़ें इससे बाहर आके सोचती हैं। थैंक यू आहद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आहद साहब हमसे बात कर रहे थे, एडवोकेट हैं, ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के हवाले से सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसके अंदर पिटीशन लगाई हुई, और ये कह रहे हैं कि उनकी कब्र कुशाई होनी चाहिए उनकी लाश की, और उसके बाद पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनकी फैमिली जो है वो कह रही है कि हम इसको अलाउ नहीं करते। सो ये सस्ती शोहरत है या कुछ और? वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा था कि अब मैं आपको किसी और जगह लेकर चलती हूँ। अब ये वो अहाता है दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ पर मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मदफन हैं। मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर हूँ। मेरे साथ जमाल साहब मौजूद हैं। जमाल सिद्दीकी साहब का मैंने कहा था कि बड़ा आखिरी दिनों में ताल्लुक़ बड़ा ख़ास रहा, तो पहले हम कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं, जमाल साहब फिर बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त कब्र मुबारक की मिट्टी जो है वो अभी कच्ची ही है। ये ज़ाहिर है अभी कुछ ही अरसा हुआ है, और अगर मैं लाइन से दिखाऊं आपको तो अलहाज शेख लियाकत हुसैन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के वालिद साहब, उनकी कब्र, उनकी वालिदा बेगम महमूदा सुल्ताना, और फिर उनके जो ससुर थे उनकी भी यहीं पर कब्र है, और फिर आप अलहाज खुर्शीद अहमद निज़ामी साहब की जो है वो कब्र भी देख रहे हैं। अभी हम ज़ाहिर फातिहा पढ़ के आए हैं। जमाल साहब से मुझे कुछ अहम बातें पूछनी थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से, इसलिए आज मैंने इनको ज़हमत दी। जमाल साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। जमाल साहब, बहुत सारे रूमर्स भी होते हैं कुछ शख्सियात के लिए, और बहुत सारी शख्सियात रूमर्स में रहते हुए भी अपनी जगह बना लेती हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जगह नहीं बन रही थी, ये बात बड़ी वाज़ेह थी, लेकिन आपने बड़ा फ़ाइट किया। क्या मामलात रहे थे, क्यों नहीं एक्सेप्टेंस थी उस वक्त, और आपने कैसे फ़ाइट किया था? ऐसा तो नहीं एक्सेप्टेंस थी। अच्छा। खान साहब बड़े लाइक करते थे आमिर को, और तभी टिकट भी दिया, और हम दोनों ने साथ इलेक्शन लड़ा, और उसी हल्के से MP हैं आप? जी उसी हल्के से हम दोनों ने साथ इलेक्शन लड़ा, दोनों जीते। और उसके बाद एक अच्छी इक्वेशन हमारी रही पौने 4 साल, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, और बहुत ज़्यादा हम दोनों में गुर्बत रही। हाँ। और इस हद तक रही कि वो बहुत सारे हल्के के डिसीजन भी मुझ पे छोड़ दिया करते थे। अच्छा। कि तुम कर लो, मैं इस्लामाबाद होता हूँ। अच्छा। तो उन चीज़ों को तुम लुक आफ्टर कर लो, तुम डिसाइड करके खुद ही फैसला कर लिया करो। तो उनका बड़ापन था, और बड़े प्यार करते थे इमरान खान से। और मैंने आपको आखिरी जब वहाँ से आग खान से निकल रहे थे तो मैंने आपको बड़ा परेशान, आपके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत देखी थी जिसको शायद मैं लफ्ज़ में नहीं बयान कर सकती।
लेकिन ये भी कहा गया कि शायद तीसरी शादी जो आमिर लियाकत हुसैन साहब ने की थी उसमें भी आप कहीं गवाह थे या कुछ ऐसे मामला थे, वो भी लोगों में बड़े रूमर्स हैं। नहीं, ना मैं कहीं दूसरी में था, ना मैं कहीं तीसरी में था। लोगों ने ऐसी मीम बनाई हुई थी। अच्छा। उनकी शादी के बाद जब वो डिनर रखते थे, वलीमा रिसेप्शन अच्छा। रखते थे, मैं उसमें ज़रूर होता था अच्छा, guest। एक क्लोज दोस्त के, ठीक है। के जो सेकंड थी उसमें भी वलीमे में था, और उसके बाद जो Third वाली में भी थे। उन्होंने उसमें भी उन्होंने एक डिनर रखा था 20 लोगों का, मैं उसमें था 20 लोगों में। तो वो मैं गवाह तो कहीं नहीं था, लेकिन बस बैसियत दोस्त, बैसियत हल्के के MP है, उनके साथ एक ताल्लुक़ रहा था, तो इसलिए मेरी और उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री ये खबर मिलती थी। कितनी डिस्टर्बिंग थी जमाल सिद्दीकी के लिए कि वो बंदा जिससे हर वक्त का ताल्लुक़ और बातचीत थी, अचानक ये खबर आना आपके लिए कैसा था, ये इस खबर का? मैं सुबह TV देख रहा था और एक साफ़ी दोस्त का फ़ोन आया, मेरे हाथ में चाय का कप था, और उसने मुझे जब कहा कि इस तरह की खबर है, चेक करो, तो थोड़ी देर मेरे हाथ काफ़ी देर तक हिलता रहा वो चाय का कप, और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहा है मुझे, क्योंकि मैं तो क्या कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि आमिर लियाकत के बारे में। तो मैंने जल्दी से उनके मुलाजिम को फ़ोन किया, तो वो चीखें मार रहा था, रो रहा था, मुझे और तशवीश हुई, मैं बात नहीं समझ पाया कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने कहा कोई और है तो उसको दो, फिर दूसरा उनका ड्राइवर था उसको फ़ोन दिया, उसने कन्फर्म किया कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आमिर लियाकत अब इस दुनिया में नहीं है। समझ नहीं आया थोड़ी देर बाद, जो उसके बाद इतने सारे सहाफ़ियों के फ़ोन आना शुरू हो गए, तो वो 2 दफ़ा फ़ोन मेरे हाथ से गिरा, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये खबर क्या आई मेरे लिए, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे भाइयों की तरह उसके साथ ताल्लुक़ था। और नहीं, मैंने बहुत सारी जगहों पर आप लोगों को हंसते हुए भी देखा है और आँख मारते हुए कुछ बातों को छुपाते हुए भी देखा है, तो इसका मुझे बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट था। बहुत प्यारा इंसान था। मैं बल्कि ये कहूँगा कि उसके जाने के बाद कि शायद उसको ज़िंदगी में बहुत सारे लोग समझ नहीं सके। एक हंसमुख, एक खुश मिजाज, वक्ती गुस्सा करने वाला और 10 मिनट के बाद भूल जाने वाला, की तरह फिर बैठ हाँ, जाता था झाग की तरह बैठ जाने वाला। मुझसे यानी एज ए MP मुझसे इतने शदीद झगड़े हुए हैं, और झगड़ों के बाद यहाँ सड़क बनेगी और यहाँ सड़क नहीं बनेगी। हाँ, उसके आधे घंटे के बाद जब मैं नाराज़ होकर चला जाता तो आधे घंटे बाद खुद ही फ़ोन आता था, कहाँ हूँ, मैंने बिरयानी मंगाई है। तो वो भूल जाया करता था कि मेरा कितना शदीद झगड़ा हुआ है। आप उसी ज़िमनी इलेक्शन में होने जा रहे हैं, उसी सीट पर आमिर लियाकत साहब बिल्कुल होने जा रहा है। क्या आप लोगों की थॉट्स हैं, जीतेंगे, क्या समझते हैं लेगेसी होगी आमिर लियाकत की वहाँ से? देखिए, आमिर लियाकत एक इस मुल्क का बल्कि एक इंटरनेशनली शख्सियत थी, इनका बड़ा नाम था, और जिस शोबे से वो ताल्लुक़ थे, स्कॉलर थे, सियासतदान थे, हमारा मीडिया का बड़ा हिस्सा थे, मीडिया का बहुत बड़ी शख्सियत थे वो, और रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी, तो उनके बड़े बहुत सारे किरदार थे, बहुत सारी चीज़ें, सही बात। तो एक इतना बड़ा नाम, उस नाम के बाद जब वो इलेक्शन हो, और अभी लोग उसको भूले नहीं हैं कि आमिर लियाकत अभी भी TV पे आता है, तो वो लोगों के जहन में ये होता है कि शायद जिंदा हो यार, कोई खबर गलत हो, जो कि मैं भी 1 घंटे तक यही सोचता रहा था कि ऐसे ही मैं अभी जिंदा होगा। जमाल सिद्दीकी साहब इस वक्त इनकी आंखें आबदीदा हुई हैं अपने दोस्त को याद करते हुए, और यही कैफियत शायद उनके बहुत सारे क्लोज़ लोगों की होगी। जमाल साहब, अल्लाह ताला आप समेत उनके अहले खाना को सब्र जमील दे, और ये हकीकत बात है कि जाना तो सब नहीं है, लेकिन ऐसे जाना शायद हम सब परेशान होते हैं इस तरह जाने से। जमाल साहब, बावजूद इसके बस मैं बात को क्लोज़ करना चाहती हूँ, आप समझते हैं जो एक वायरल वीडियो का तस्करा हो रहा है, जिस वायरल वीडियो के बाद, क्योंकि मेरी खुद भी आमिर भाई से काफ़ी काफ़ी बातचीत होती रहती थी, वो मुझे बार बार कहते थे तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप समझते हैं कि उन्होंने उनको जहनी दबाव में लिया और वो डिप्रेशन में चले गए थे? नो डाउट, क्योंकि आमिर उसने आपने जब ये तीसरी शादी थी और उनके साथ बहुत सारी वीडियोज़ आई थी, तो बेसिकली एक लविंग सा इंसान था। उसने तो ये सोचा था कि ये मेरी ज़ौजा मोहतरमा है और मैंने बकिया ज़िंदगी इनके साथ गुजारनी है, तो वो उसने अपनी उम्र के फ़र्क को ख़त्म करते हुए खुद को 20 का बना लिया था, कि ना कि वो 50 की बन के उनको एंटरटेन करती। तो वो उसकी शख्सियत की खूबी थी कि उसने उस सामने वाले की उम्र के हिसाब से उसको एंटरटेन किया। बट इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मैंने बड़ी कोशिश की थी जब ये इस तरह की वीडियोस आई, तो मैं इस्लामाबाद भी उसके एम्प्लॉय को, कराची भी उसके लोगों को, लेकिन उसने अपने आप को बंद कर लिया था। बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे बड़ी तशवीश थी उसके मिजाज की समझते हुए, क्योंकि मैं समझता था उसका मिजाज कि इस वक्त अकेलेपन में इसको किसी शख्स की ज़रूरत है। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर उस आखिरी 1 महीने में जो उसने ख़ुद को बंद कर लिया था, अगर मैं या अब जैसे और कोई दोस्त उस तक पहुँच जाते, उसकी तनाई को बांट लेते, तो शायद आमिर ज़िंदा होता आज।
शायद आमिर जिंदा होता और है। वो जो वीडियो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम को उस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, आपका ख्याल है कि उस पर इन्वेस्टिगेट क्यों वायरल हुई? क्योंकि किसी की इतनी बिल्कुल पर्सनल चीजें करनी चाहिए। वायरल और आमिर का गिला भी यही था जो उसने आखिरी वक्त तक, हाँ। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा था कि मैंने मुल्की इदारों को भी लिखा है, FIU को भी लिखा है, कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा। तो ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि वो इदारे भी अगर ऐसे बड़े सेलिब्रिटी के साथ ना खड़े हों तो फिर आम आदमी को क्या इंसाफ मिलता होगा इन इदारों से। बिल्कुल ठीक है। जमाल सिद्दीकी साहब, मैं बहुत ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया क्या, आपने ऐसी जगह बुलाया कि आमिर की कब्र पे कहने के लिए अल्फाज वाकई मैं भी बार बार कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे मेरे पास वो आज भी इनके पास तो अनगिनत होंगे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी और बाकी सारा कुछ जो दिन भर कॉन्वर्सेशन होता है, लेकिन मैं भी जब कभी आमिर भाई की वो आवाज़ सुनती हूँ तो आज भी मेरे कानों में उनकी आवाज़, उनकी हंसी और उनका अंदाज़ गूंजता है, अरे भाई मैं आ गया और अब शुरू करो प्रोग्राम। और अगर 5 मिनट लेट हो जाते थे या 4 मिनट तो माजरत करते हुए स्टूडियो में दाखिल होते थे। कहना चाहूँगा क्या, आमिर की एक वॉइस है मेरे पास, जब हम थोड़ा सा नाराज़ हो जाते थे, जज्बाती बहुत था लेकिन आधे घंटे का जज्बाती था वो, तो मुझे उसने एक वॉइस की थी कि तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई है, तू मेरी जान है, और तू मेरा ये है, तू मेरा वो है। अक्सर सुनता हूँ मैं। आप यकीनन भाई होने का सबूत दिया आपने और जान होने का सबूत दिया, आप यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हालात शायद बदल सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं, चीज़ें सरफेस से हट भी सकती हैं, लेकिन जिस आमिर लियाकत की अभी मिट्टी तक जो है वो कच्ची है, उसके बारे में अभी भी वीडियोस वायरल हो रही हैं, अभी भी लोग उसी के नाम से पैसा कमा रहे हैं। मैं बार बार प्रोग्राम में कहती आई हूँ कि सस्ती शोहरत के चक्कर में लोगों को बेचना बंद करें। ये बहुत बड़े लोग होते हैं जो दुनिया से चले जाते हैं, उनके लिए उनकी मगफिरत की दुआ करें, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनकी फैमिली का मसला है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें वायरल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको भी मुतनब्बे करने की ज़रूरत है। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करूँगा कि हमारे यहाँ जो नए यूट्यूब चैनल्स बने, ये घटिया चैनल्स और ये घटिया लोग जो अपनी रैंकिंग के लिए, अपनी रेटिंग के लिए बड़ी शख्सियात की ज़ात को उछालना, उसको तनकीद का निशाना बनाना, आमिर लियाकत के इस मौत के जिम्मेदार आधे ये चैनल्स हैं। बिल्कुल, ये यूट्यूब चैनल्स हैं जो इसकी ज़ात को लेके तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो इसी चीज़ों से परेशान था। इनको अंदाज़ा नहीं है कि हमने खोया क्या है। हमने एक बहुत बड़ा इंसान खोया, इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये टके के यूट्यूब चैनल सिर्फ तनकीद और सिर्फ मीम्स और सिर्फ सनसनी फैलाकर अपने, इसीलिए साइबर क्राइम को एक्टिव होना चाहिए फौरन। ये आधे जिम्मेदार है आमिर लियाकत की मौत के। देखें, जमाल साहब भी उसी चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं। मैं यहाँ से मेरे इर्द गिर्द आपको आवाम की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है जो यहाँ ज़ायरीन की शक्ल में आते हैं, ज़ाहिर दुआ पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। आमिर लियाकत की कब्र के सामने भी मैं देख रही, जब मैं आई थी तो तांता बंधा हुआ था, लोग जालियाँ पकड़ के वहाँ खड़े हुए थे। परवरदिगार उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी फैमिली को और उनके लोगों को सब्र जमील अता करे। आज के प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि सस्ती शोहरत से बाज आएँ, हक़ाइक़ पर मबनी बात करें। मैंने आज जितने लोगों से बात की है सिर्फ वो बात की है जो शायद अभी तक अनफोल्ड थी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।